अब फिजिकल चेंजेस की बात करें तो 5वें महीने से आप लोगों को बेबी बम्प फील होता है। इस ट्राइमेस्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टीफा स्कैन यानी कि एनोमली स्कैन, जो कि 18वें हफ्ते से 22वें हफ्ते के बीच में हम लोग कराते हैं। इसमें हम बॉडी के सारे पार्ट्स, बच्चे के सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। नमस्कार व्यूअर्स, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रमित आहूजा, गायने लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट विद 19+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। मैम, आपका स्वागत है थैंक यू हमारे सो मच आपके चैनल आहूजा मेडिकल रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और मैम, आज का जो पॉडकास्ट टॉपिक है वो है सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। तो मैम, हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले आप ये बताइए, सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है और ये कब से स्टार्ट होता है? हेलो फ्रेंड्स, आज जैसा कि हम लोग बात करने वाले हैं दूसरी तिमाही प्रेगनेंसी की। तो दूसरी तिमाही यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर कब शुरू होता है? ये शुरू होता है 13th यानी 13वें हफ्ते से लेकर 27 वीक्स यानी 27वें हफ्ते तक। सीधा सीधा समझ लीजिए, चौथे महीने की शुरुआत और छठे महीने के आखिर तक के समय को हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर या दूसरी तिमाही कहते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में मेजर फिजिकल एंड हार्मोनल चेंजेस क्या होते हैं बॉडी में? देखिए, यूट्रस जो कि एक पेल्विक ऑर्गन है यानी कि पेल्विक बोन के अंदर छुपा हुआ है, इस समय वो ऑर्गन बाहर निकल आता है यानी कि पेट के हिस्से में आ जाता है। तो जो लेडीज़ हैं उनके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस तो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं जो आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन बढ़ा रहता है और बढ़ जाता है क्योंकि उसको प्रेगनेंसी मेंटेन करनी है। दूसरा, कुछ फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, कुछ हमारे पेशेंट्स प्रॉब्लम भी फेस करते हैं। अब फिजिकल चेंजेस की बात करें तो 5वें महीने से आप लोगों को बेबी बम्प फील होता है यानी कि आसपास के जो लोग हैं उनको पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। जो पेट पहले से नहीं नज़र आ रहा होता वो नज़र आना शुरू हो जाता है। आपकी स्किन ग्लो करना शुरू कर देती है। कुछ लोगों की स्किन ग्लो करती है, फेयर हो जाती है, और कुछ लोगों की स्किन डल हो जाती है, डार्क हो जाती है, चेहरे पर झाइयाँ पड़ जाती हैं। ये सब कुछ होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। उस समय पर ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहिए। आप ये मत सोचिए कि मेरी स्किन डल डार्क है, झाइयाँ पड़ गई, जिसको हम लोग कोलाज्मा मिलाज्मा कहते हैं, तो उस समय इस पर कोई मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, केवल आप सनस्क्रीन यूज़ करिए। इसके अलावा आपके पेट पर जो है स्ट्रेच मार्क्स की शुरुआत हो जाती है। पेट पर हो सकती है, ब्रेस्ट पे हो सकती है, थाइस पे हो सकती है। एक वाइट कलर के मार्क्स पड़ जाते हैं जो वाइट या सिल्वरी ग्रे कलर के होते हैं, तो वो स्ट्रेच मार्क्स आने लग जाते हैं। आपके डॉक्टर्स आपको स्ट्रेच मार्क क्रीम भी देते हैं स्ट्रेच मार्क को हटाने के लिए, लेकिन ये क्रीम्स आपके स्ट्रेच मार्क्स को ज़्यादा प्रेगनेंसी के दौरान पूरी तरीके से नहीं हटा सकती। इसके लिए एक ही रेमेडी होती है कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखिए, आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी अच्छी मात्रा पे लें। दूसरा, ब्रेस्ट में कुछ हैवीनेस सी लगने लग जाती है क्योंकि जो लैक्टिफेरस डक्ट्स हैं वो अपने आप को लैक्टेशन के लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं। कुछ पेशेंट्स को यूरिनरी फ्रीक्वेंसी यानी बार बार बाथरूम की जाने की टेंडेंसी हो जाती है। उनको लगता है कि उनको बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है क्योंकि यूट्रस का साइज़ बड़ा हो रहा है, वो ब्लैडर को पुश कर रहा है, तो इसलिए बार बार यूरिन लगता है। लेकिन उसके लिए आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगला एक और सिम्टम होता है विजाइनल डिस्चार्ज का। अगर ये विजाइनल डिस्चार्ज आपका मिल्की वाइट कलर का है, विदाउट एनी ओडर यानी कोई स्मेल नहीं है, कोई इचिंग नहीं है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में काफ़ी लोगों को होता है। लेकिन अगर ये येलोइश ग्रीनिश कलर का है या ब्राउनिश कलर का है, तब आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर ये येलोइश या ग्रीनिश कलर का है, दैट मीन्स, या कर्डी वाइट डिस्चार्ज है, दैट मीन्स आपको इन्फेक्शन है। और अगर ये ब्राउनिश कलर का है तो ये
ब्लड भी हो सकता है। तो इसलिए अपने डॉक्टर को आप ज़रूर कंसल्ट करिए अगर इस टाइप का आपको डिस्चार्ज आता है। और एक और चीज़ देखी जाती है इस ट्राइमेस्टर में, वो है आपके नाक से खून आना, गम से ब्लीडिंग होना। क्यों होता है? क्योंकि इस टाइम जो आपका ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ गया है। जितने भी म्यूकोजल सर्विसेज हैं उनकी वैस्कुलैरिटी यानी कि उनकी खून की सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे नाक से खून आ सकता है, मसूड़ों से खून आ सकता है। लेकिन अगर ये खून रोज़ आ रहा है तो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। और मसूड़ों में अगर खून के अलावा इन्फेक्शन भी है, सूजन भी है, जिसको हम लोग जिंजिवाइटिस कहते हैं, तब आपको डेंटिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में किसी प्रेग्नेंट लेडी के कौन कौन से टेस्ट और कौन से स्कैन्स होना जरूरी होते हैं? इस ट्राइमेस्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टीफा स्कैन यानी कि एनॉमली स्कैन, जो कि 18वें हफ्ते से 22वें हफ्ते के बीच में हम लोग कराते हैं। इसमें हम बॉडी के सारे पार्ट्स, बच्चे के सारे बॉडी पार्ट्स के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। उसके ब्रेन के बारे में, लंग्स, हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन्स, बोन्स, सबके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो उसी टाइम वो चीज़ डायग्नोज हो जाती है। दूसरा टेस्ट रहता है इसमें ओरल ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। इसमें हम लोग 75 ग्राम ग्लूकोज को 300 ml पानी में डाल के पेशेंट को बताते हैं पीने के लिए। उसके 2 घंटे बाद शुगर टेस्ट होती है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि इनको आगे जाके प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ या ग्लूकोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली। तो उसी हिसाब से हम लोग पेशेंट की डाइट मॉडिफाई करते हैं या उनको मेडिसिन देते हैं। और जो टेस्ट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जिसमें दिक्कत आ रही थी वो टेस्ट हम लोग रिपीट कराते हैं, लेकिन रूटीनली इसमें हम लोग हीमोग्लोबिन दोबारा रिपीट कराते हैं, यूरिन टेस्ट भी कराते हैं इस ट्राइमेस्टर में हम लोग। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बेबी के कौन कौन से ऑर्गन्स डेवलप हो चुके हैं जो हम लोग इजीली देख सकते हैं? देखिए, जब आपका शिशु 13 हफ्ते का होता है तो उसमें ऑलमोस्ट सारे बॉडी पार्ट जितने ऑर्गन्स हैं सब वो बन जाते हैं। और सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो बच्चे की हाइट है वो 16 इंच के बराबर हो जाती है। और 28वें हफ्ते में लगभग बच्चे का वज़न 1 किलो के आसपास पहुंच जाता है। इस टाइम तक बॉडी के सारे पार्ट्स बन चुके होते हैं, चाहे वो ब्रेन हो, हार्ट हो, लंग्स हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, बोन्स हैं, सारी बन चुकी होती हैं। जो पहले बोन्स बहुत सॉफ्ट होती हैं वो हल्की सी ऑसिफाई होना शुरू होती है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं इस टाइम ऑसिफिकेशन होता। और इस टाइम बच्चे की उंगलियों की मूवमेंट शुरू हो जाती है, उसमें नेल्स यानी नाखून आ जाते हैं। जो हाथ पैर की मूवमेंट है वो ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट करना शुरू कर देती है। अक्सर हम लोग अल्ट्रासाउंड में देखते हैं बच्चा हाथ पैर हिलाता है, अपना अंगूठा को शकल करता है यानी अंगूठा चूसता है। कई बार हम लोग को देखने को मिलता है ये अल्ट्रासाउंड में। और आपका लगभग आप मान के चलिए 27th वीक में बच्चा अपनी आंखें खोलना बंद करना शुरू कर देता है। उसकी आईलिड्स, आईज सब बन चुकी होती हैं और उसको कुछ नज़र भी आने लग जाता है। और 24th वीक में यानी 24वें हफ्ते में बच्चे की सुनने की पावर पूरी तरीके से बन जाती है। आपने अक्सर सुना होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छा म्यूज़िक सुनना चाहिए, भजन सुनना चाहिए, धार्मिक बातें सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो बच्चा बन रहा है वो भी वो बातें सुन रहा है। उसकी ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी हो, उसके अंदर अच्छे संस्कार जाएं, तो उसके लिए ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं। आजकल इसकी एक साइंस भी है जिसको हम लोग एपिजेनेटिक्स कहते हैं, क्योंकि 24 वीक्स तक बच्चा सब कुछ सुनने लग जाता है। और इसके अलावा बच्चे के शरीर पर महीन बाल, छोटे छोटे बाल आ जाते हैं इस समय पर, जिसको हम लोग लैन्यूगो हेयर कहते हैं। ये क्यों आते हैं? क्योंकि उसके बच्चे की थर्मो रेगुलेशन यानी टेम्परेचर या तापमान को कंट्रोल करने के लिए वो ठंडा या एकदम से गर्म ना हो जाए। और स्किन पर एक वाइट, चीज़ी वाइट कलर की एक लेयर आ जाती है बच्चे के, जिसको हम लोग वर्निक्स कैजियोसा कहते हैं। ये मोम सी होती है जो कि जन्म के समय ये उतर जाती है।
इसका काम भी थर्मो रेगुलेशन या तापमान को रेगुलेट करना होता है। तो ये सारे चेंजेस होते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में डाइट और न्यूट्रिशन में क्या बदलाव करने चाहिए? देखिए, डाइट और न्यूट्रिशन की बात करें तो आयरन रिच डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैल्शियम रिच डाइट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और प्रोटीन इंटेक भी हम लोग अपनी प्रेग्नेंट लेडीज़ को बताते हैं कि आप भरपूर प्रोटीन लीजिए, क्योंकि इस टाइम जो ऑर्गन्स बन चुके हैं उनका फर्दर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन का प्रोसेस होता है, और जो भी आप खाते हैं उसका स्वाद आपके गर्भ में पल रहे शिशु को भी पता चलता है। तो आपने देखा होगा पैदाइश के बाद अक्सर जो बच्चे होते हैं कुछ साल तक जो माँ को पसंद है वही खाते हैं, क्योंकि उस चीज़ का स्वाद उन लोगों को जब वो इन यूट्रो यानी जब वो गर्भ के अंदर होते तभी उस चीज़ का स्वाद उनको लग जाता है। तो अच्छी चीज़ें खाइए, न्यूट्रिशियस डाइट खाइए, उस टाइम आयरन रिच, प्रोटीन रिच, कैल्शियम रिच डाइट लीजिए, और उस टाइम आपको जंक फूड टोटली नहीं खाना चाहिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में ऐसे कौन से बॉडी चेंजेस हैं जिससे किसी प्रेग्नेंट लेडी को नहीं घबराना चाहिए, और ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो दिखने पे डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए? इसके बारे में अभी कुछ तो मैंने अभी बताया है अपने सेकंड आंसर में। दूसरी कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी सेकंड ट्राइमेस्टर की में महिलाएं फेस करती हैं, जैसे कि पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। क्यों होता है? क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे का साइज़ बढ़ रहा है, तो यूट्रस की जो ब्लड सप्लाई है वो भी बढ़ रही है। तो पेल्विक के एरिया में जब खून की सप्लाई बढ़ती है तो एक प्रकार का कंजेशन हो जाता है। जब वहाँ कंजेशन होता है तो पेन होता है। दूसरा, जब यूट्रस का साइज़ बढ़ रहा है तो जितने भी उसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स या लीगामेंट्स हैं वो भी खिंचाव या तनाव में चले जाते हैं। पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है। तो ये छोटे मोटे दर्द के लिए आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, और बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ऐसा दर्द हो तो आप थोड़ा रेस्ट कर लें और अपनी पोजीशन को बहुत जेंटली चेंज करें। अगर आप लेटे हुए हैं और आप खड़े होना चाहते हैं तो झटके से मत करिए, पहले आप आराम से पहले करवट लीजिए, फिर बैठिए, फिर उठिए। अगर आप एकदम से खड़े होंगे तो आपके जितने सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं यूट्रस के वो तनाव में चले जाएंगे और आपको पेन होगा। तो पेन लोअर एब्डोमेन के लिए आपको ये बेस्ट रेमेडी है। अगर इसके बाद भी आपको बहुत दर्द बना रहता है तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं फेस करती हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, वो है लोअर बैक एक की। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो लंबर स्पाइन है वो आगे की तरफ कर्व कर जाती है, जिसको हम लोग लंबर लॉर्डोसिस कहते हैं, जिसकी वजह से अक्सर बैक एक बना रहता है। इसकी रेमेडी ये है कि एट अ स्ट्रेच एक पोजीशन पे बिल्कुल मत रहिए। अगर आप ऑफिस वर्किंग लेडी हैं तो आप कंटिन्यूसली बैठ के काम मत करिए। 1 घंटे बाद कम से कम 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए। कुछ योगा एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि बैक एक को रिलीव करने में हेल्प करती हैं। और उसके बाद भी अगर आपको बैक एक बना रहता है तो सोते समय आप हॉट वाटर फर्मेंटेशन कर सकती हैं, जो गर्म पानी की बोतल है उससे सिकाई कर सकती हैं और मसाज करवा सकती हैं। और अगर फिर भी रिलीफ नहीं मिलता है तो कुछ जेल्स आती हैं जिसमें जो कि सेफ़ हैं प्रेगनेंसी में, वो इस्तेमाल करी जा सकती हैं। और इसके अलावा अभी मैंने आपको स्ट्रेच मार्क्स और डार्कनिंग ऑफ स्किन के बारे में बताया, तो इसके लिए देखिए प्रेगनेंसी के दौरान इसका कोई फुल प्रूफ ट्रीटमेंट नहीं है। जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद ही हम लोग पेशेंट को इसकी मेडिसिन देते हैं, लेज़र ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं। और डिस्चार्ज के बारे में भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके अलावा जो रहती है प्रॉब्लम वो रहती है कुछ पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हार्ट बर्न, एसिडिटी, पेट का फूलना, गैस का बनना, ये सब प्रॉब्लम भी बहुत कॉमनली मिलती है इस ट्राइमेस्टर में। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि होता क्या है, प्रेगनेंसी में जो इंटेस्टाइन्स हैं वो स्लो हो जाती हैं, एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है। तो इसका समाधान ये है कि आप थोड़ा थोड़ा खाना थोड़ी थोड़ी देर में खाइए। मिर्च, मसाले, तेल वाला खाना अवॉइड करिए। खाने के बाद वॉक ज़रूर करिए, एकदम से बिल्कुल मत लेट जाइए।
पानी की मात्रा अपनी डाइट में बढ़ा लीजिए, जैसे कि कम से कम 10 ग्लास पानी के प्रतिदिन आप ज़रूर लें। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग इस ट्राइमेस्टर की, या आप कह सकते हैं सिम्टम इस ट्राइमेस्टर का है, वो है क्विकनिंग। क्विकनिंग का मतलब बच्चे की मूवमेंट होना, जो कि 18वें हफ्ते से लेकर 24वें हफ्ते तक फील हो सकती है गर्भवती महिला को। जो पहली बारी प्रेग्नेंट होते हैं उनको थोड़ा लेट पता चलती है, और जो पहले से एक बारी प्रेग्नेंट हो चुके होते हैं उनको थोड़ा जल्दी पता चलती है। लेकिन एक बारी आपको इस मूवमेंट के बारे में पता चलना शुरू हो जाए तो आप इस मूवमेंट को ज़रूर ट्रैक करें। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी दिन बच्चे की मूवमेंट कम हुई है तो आप अपने डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलें। और ऑन एन एवरेज ये जो मूवमेंट होती है 5 मूवमेंट्स पर आवर के हिसाब से होती है। लेकिन इस चीज़ का ध्यान आप लोग को रखना है उस टाइम कि बच्चा सोता भी है और जागता भी है। जब बच्चा सोता है उस टाइम मूव नहीं करेगा, जब आपका बच्चा जाग रहा है तभी मूवमेंट करेगा। तो उसमें जो एवरेज निकलता है 1 घंटे में वो लगभग 5 मूवमेंट का होता है, 2 घंटे में 10 मूवमेंट्स का एवरेज रहता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में कितना ट्रेवल करना सेफ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सेकेंड ट्राइमेस्टर को हम लोग हनीमून फेज ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। रीज़न ये है क्योंकि ये सबसे सेफ फेज़ है। इसमें जो आपको पहले नौजिया वॉमिटिंग लग रही थी वो बिल्कुल गायब हो जाती है, आप एनर्जेटिक फील करती हैं और आप ट्रैवल भी कर सकती हैं इस टाइम पे। तो ट्रैवल करने में कोई बुराई नहीं है, सेफ़ है 100%। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। एक तो ट्रैवलिंग के दौरान आप जो है अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और अपने हाथ पैर ज़रूर हिलाते रहिए, क्योंकि इस टाइम पर जो खून होता है वो गाढ़ा हो जाता है। कहीं आप लगातार 4-5 घंटे एक टाइम बैठ गए तो खून जमने की क्षमता ज़्यादा होती है। अगर आप कार में जा रहे हैं तो कार रोक के थोड़ा सा टहल लीजिए। अगर आप फ्लाइट पे जा रहे हैं तो फिर आप उस टाइम फ्लाइट पे भी थोड़ा सा खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, थोड़ा चल सकते हैं। और अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको जो बेल्ट होती है, जो सीट बेल्ट होती है, वो अपने पेट के ऊपर डायरेक्ट नहीं लगानी। उसको जो बम्प है उसके एक पार्ट उसके ऊपर जाएगा और एक आपका हिप्स के बगल से निकलेगा। जर्क्स वाले रास्तों को, जर्क्स वाली ट्रैवल जहाँ बहुत गड्ढे हैं और जहाँ पे रोड अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे ट्रैवल आपको, मतलब ट्रैवलिंग शुड बी वेरी स्मूथ। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। सेकंड ट्राइमेस्टर में डॉक्टर विजिट कितने होने चाहिए और कब कब होने चाहिए? सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो विजिट्स होते हैं वो आपके सेम होते हैं जैसा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि मंथली विजिट। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे आपका बीपी हाई रहता है या फिर आप प्लेसेंटा प्रीविया है या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, तब आपको फ्रीक्वेंटली विजिट करना पड़ सकता है, जो कि आपका 15 डेज पर भी हो सकता है और 7 डेज पर भी हो सकता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमन रेड फ्लैग्स क्या हैं जिसको दिखते ही तुरंत डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए? अगर आपके पैरों में या फेस पे बहुत ज़्यादा सूजन आ रही है, वेट गेन सडन हो रहा है 20 वीक्स के बाद, तो हो सकता है प्री एक्लैम्शिया में लैंड कर रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको बीपी ज़रूर चेक कराना चाहिए। तो उस टाइम पे आपको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और अपने इस चेंजेस के बारे में बताना चाहिए। दूसरा, अगर आपकी बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है, ऐसे तो देखिए हेडेक कॉमन है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, लेकिन अगर हेडेक ज़्यादा है तब भी आपको अपना बीपी चेक कराना चाहिए। दूसरा, आपको अगर बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, आपको अपना चेहरा बहुत पेल लग रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। आपको बहुत हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, यूरिन में जलन हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। क्या सेकेंड ट्राइमेस्टर में योगा और एक्सरसाइज करना सेफ है? जी हाँ, बिल्कुल सेफ है। योगा एक्सरसाइज तो हम लोग अपने पेशेंट्स को बताते ही हैं। आप आराम से योगा कर सकते हैं। इसके लिए कुछ हम लोग अपने पेशेंट्स को पैम्पलेट्स देते हैं, कुछ जैसे कि आपका बटरफ्लाई योगा है और तमाम दूसरे योगा हैं जो कि काफ़ी सेफ़ है, प्रेगनेंसी में आप कर सकते हैं। आप वॉक भी कर सकते हैं और अगर आप स्विमिंग करते हैं तो आप स्विम भी कर सकते हैं, अगर पहले से कर रहे हैं तो
तो एक्सरसाइज जो है इज परफेक्टली सेफ इन सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी अनलेस अनटिल आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपको फिर अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि आपका प्लेसेंटा नीचे है तो उस कंडीशन में हम लोग पेशेंट्स को कुछ एक्सरसाइजेज मना करते हैं। अगर किसी पेशेंट की गॉल ब्लैडर सर्जरी होनी है या उसको अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है तो कौन सा ट्राइमेस्टर में बिल्कुल सेफ होता है इस तरीके की सर्जरीज करवाने के लिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लिए सेकेंड ट्राइमेस्टर सबसे सेफ ट्राइमेस्टर है। कोई भी सर्जरी हो, चाहे वो गॉल ब्लैडर सर्जरी हो, अपेंडिक्स की सर्जरी हो, ओवेरियन सिस्ट हो, या फिर आपका इवन फाइब्रॉइड की सर्जरी। अगर मान लो फाइब्रॉइड में कुछ टॉर्जन हो गया, सबसिरोजल फाइब्रॉइड में, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर सबसे सेफ है प्रेगनेंसी में जब हम लोग सर्जरी करते हैं। इसके अलावा हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर में सर्वाइकल सर्कलाज भी करते हैं। आपने सुना होगा, हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शंस जहाँ पर ज़्यादा होते हैं तो ऐसे पेशेंट्स में हम लोग NT&B स्कैन के बाद यानी कि 14th-15th वीक पर हम लोग सर्वाइकल सर्कलाज सर्जरी करते हैं, जिससे कि पेशेंट को दोबारा से कभी सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शंस ना हो। मैम, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि प्रेगनेंसी में स्टेयर्स चढ़नी चाहिए कि नहीं चढ़नी चाहिए, तो इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, प्रेगनेंसी में स्टेयर्स चढ़ने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन आप कितनी बारी चढ़ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप दिन में 2 बारी चढ़ रहे हैं तो कोई इससे दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जैसे प्लेसेंटा प्रीविया है जिसमें हम लोग पेशेंट को कहते हैं जो ब्लीड कर रही हैं खास करके, तो ऐसी सिचुएशंस में हम लोग पेशेंट को एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट करने के लिए बोलते हैं। कंप्लीट बेड रेस्ट आजकल किसी भी इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए नहीं बताया जाता है। तो जितना आप लोग एक्टिव रहेंगे उतना ही आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, उतना ही आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिलेगी। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप खूब सारी मेहनत करने लग जाएं। आप दिन में अगर 2 बार स्टेयर्स चढ़ रहे हैं तो वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं। जिन लेडीज़ की एज 35 से ज़्यादा है या उनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, क्या उनको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है? देखिए, मोर देन 35 ईयर्स यानी एल्डरली प्राइमी, तो ऐसे पेशेंट्स में उनको अपने ब्लड प्रेशर के लिए बहुत विजिलेंट रहना चाहिए, अपनी ब्लड शुगर के लिए बहुत विजिलेंट रहना चाहिए और टाइम टू टाइम फीटल मॉनिटरिंग करवाना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सभी पेशेंट्स में इनफैक्ट NT&B स्कैन डुअल मार्कर बहुत ज़रूरी है। अगर आपका डुअल मार्कर नहीं हुआ है तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम लोग कराते हैं क्वाड्रुपल मार्कर और NIPT। अगर जिसमें क्वाड्रुपल मार्कर में कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसी सिचुएशंस में हम लोग NIPT कराते हैं, या कोई पुरानी हिस्ट्री जहाँ पर किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की रहती है तो वहाँ पर भी हम लोग NIPT कराते हैं। तो एल्डरली प्राइमी को अपने BP, शुगर, फीटल मॉनिटरिंग, कोई भी जेनेटिक एबनॉर्मैलिटी, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना चाहिए। मैम, लास्ट में हम चाहेंगे आप कुछ ऐसे प्रिकॉशंस बताइए जिससे कि सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में जो लेडीज़ हैं उनका ये ट्राइमेस्टर बहुत ईजिली तरीके से आगे निकले। मेरी आप लोगों को एक ही एडवाइस है, ये सबसे सेफ ट्राइमेस्टर है, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपना ध्यान रखना इक्वली इम्पॉर्टेंट है हर ट्राइमेस्टर में। आप अपनी डाइट को बहुत अच्छे से लीजिए, न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, एक्सरसाइज ज़रूर करिए। बेड रेस्ट किसी भी ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं बताया जाता आजकल। वॉक करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग करिए, कोई मना नहीं है। आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी एक्टिव रहिए। और जैसा मैंने बताया आजकल एपिजेनेटिक्स का क्या रोल है। एपिजेनेटिक्स यानी कि बच्चे को आप, जिसको आजकल हम लोग गर्भ संस्कार कहते हैं, तो आप अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे आप म्यूज़िक सुनिए और धार्मिक बातें, अच्छी बातें, साइंटिफिक बातें, ये सब आप डिस्कस करिए, जिससे कि आपका बच्चा आपकी तरह इंटेलिजेंट हो और आपको आगे जाके लगे कि आपकी मेहनत रंग लाई है। तो आप अब सब लोग अपनी प्रेगनेंसी का खूब ध्यान रखिए, अपना खूब ध्यान रखिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर a bright future of you and your baby. Thank you so much.
अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर डालिए, हम या हमारा टीम मेंबर इसको रिप्लाई ज़रूर करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।